में इन दिनों खूनी खेल चल रहा है। खूनी खेल का तात्पर्य यहाँ ब्लड बैंक से हो रहे दलाली प्रकरण से है। चूंकि ये मामला ब्लड यानी कि खून को लेकर है, इसलिए इसे खूनी खेल कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इस खेल पर अब योगी सरकार की नज़र पड़ चुकी है और इस खेल को खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है। यूपी पुलिस तैयार है और इस खेल को विराम देने के मूड में नजर आ रही है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। यूपी में बड़े स्तर पर चल रहा है खूनी खेल। सामने आया ब्लड बैंक दलाली से जुड़ा स्कैम। अब यूपी सरकार ने कस दी है नकेल। खूनी तस्करों की अब खैर नहीं। हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़े तेवर दिखाते हुए इस खूनी खेल में शामिल लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। इन दिनों ललितपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जो ब्लड बैंक दलाली से जुड़ा है। ललितपुर स्थित स्टेट मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में दलाली को लेकर जब खबरें सामने आई तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। डिप्टी सीएम ने घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कॉलेज के प्रधानाचार्य को कमेटी गठित कर प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिए। उसके बाद प्रधानाचार्य ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। डिप्टी सीएम ने 1 सप्ताह के भीतर जांच की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जांच में यदि किसी भी चिकित्सक या कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लगातार ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को बर्खास्त करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि पैथोलॉजी विभाग की प्रवक्ता डॉक्टर शिवानी शर्मा लंबे समय से बिना बताए गैर हाजिर थी, जिसका संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को डॉक्टर को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। बता दें कि ब्लड बैंक दलाली से जुड़े मुद्दे कोई नई बात नहीं है। अक्सर ब्लड बैंक दलाली से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं और बहुत बड़े स्तर पर यह देखने को मिलता है। सरकारी हो या निजी संस्थान, हर कोई इससे लिप्त है। बीते वर्ष एक ऐसा ही मामला लखनऊ से सामने आया था। लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले ब्लड बैंकों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक्शन लिया था। विभाग ने शहर में संचालित 3 ब्लड बैंकों, मेडलाइफ चैरिटेबल ब्लड बैंक, नारायणी ब्लड बैंक और मानव चैरिटेबल ब्लड बैंकों के संचालन पर रोक लगाते हुए इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। बता दें कि ये वही ब्लड बैंक थे जिसे विभाग ने पहले भी छापेमारी के दौरान रंगे हाथों जानलेवा खून की सप्लाई करते पकड़ा था। जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल लखनऊ में 30 ब्लड बैंक निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं, तो वहीं 6 ब्लड बैंक सरकारी अस्पतालों में चल रहे हैं। इनमें रोजाना 1200 से 1300 यूनिट ब्लड की खपत है। इन ब्लड बैंकों पर निगरानी का जिम्मा फिलहाल FSDA के पास है। जानकारी के लिए बता दें कि ब्लड बैंकों के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। नियमानुसार सभी ब्लड बैंक की समय समय पर जांच होनी चाहिए, गुणवत्ता परखी जानी चाहिए। विभागीय अधिकारियों ने इस और सुस्त रवैया अपनाया, जिसका परिणाम रहा कि कुछ ब्लड बैंकों ने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। इसकी भनक जब विभाग को हुई तो FSDA और STF की ओर से संयुक्त रूप से ब्लड बैंकों पर छापेमारी की गई। इस दौरान तहसीनगंज हरदोई रोड स्थित मेसर्स मेडलाइफ चैरिटेबल ब्लड बैंक, ND कॉम्प्लेक्स स्थित नारायणी ब्लड बैंक और इंद्रलोक मार्केट के कृष्णा नगर स्थित मानव चैरिटेबल से ब्लड के नमूने लिए गए, जिन्हें विभाग द्वारा जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया था। नमूनों की आई जांच रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। रिपोर्ट में खून को नॉट फिट फॉर ट्रांसफ्यूजन घोषित किया गया। इस पर विभाग ने तीनों ब्लड बैंकों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा था, मगर तीनों ब्लड बैंकों की ओर से जवाब नहीं आया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए तीनों ब्लड बैंकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। इतना ही नहीं, ईशू हॉस्पिटल स्कैम से चर्चा में आए गोरखपुर से भी बीते साल ब्लड स्कैम का मामला सामने आया था। BRS मेडिकल कॉलेज में खून माफिया का नेटवर्क ब्लड बैंक से ही संचालित होने के संकेत मिले थे। जानकारी मिली थी कि कर्मचारी डोनर बनकर आने वाले मजदूर का नाम पता नोट नहीं किया करते थे, फिर खून को बेच दिया करते थे। पुलिस को अब इसकी जानकारी मिली तो गर्दन फंसने की आशंका में कर्मचारी मोबाइल बंद कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। यह जानकारी भी सामने आई थी कि कर्मचारी ने ही CCTV कैमरे के रिकॉर्ड को भी हटाया था ताकि कैमरे में कुछ रिकॉर्ड ना हो सके, लेकिन पुलिस जांच टीम CDR की मदद से उस तक पहुंच गई।
जानकारी के मुताबिक नगर निगम के पूर्व सफाई कर्मी वसील और उसके साथी केशर देव को पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज में खून माफिया के नेटवर्क को खोला था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि मजदूर की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके खून को 8,000 रुपए में बेच दिया गया था। उसके बाद महाराजगंज जिले के पनियारा थाना क्षेत्र के कमता बुजुर्ग निवासी गोरख चौहान की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर 4 आरोपियों को पकड़ा था। जांच में पकड़े गए एक युवक ने बताया कि प्राइवेट ब्लड बैंक की भी उनकी सेटिंग थी। सीडीआर में ब्लड बैंक से जुड़े एक कर्मचारी की भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस को कुछ अहम सबूत मिले, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कर्मचारी की तलाश शुरू कर दी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो 2 सफाई कर्मी पकड़े गए थे, उन्होंने भी पूछताछ में पुलिस को बताया था कि ब्लड बैंक में तैनात लैब टेक्नीशियन से मरीज के तीमारदार खून के लिए संपर्क करते थे। उन्हीं कर्मचारियों के कहने पर तीमारदार उनसे संपर्क करता था। इसके बाद संविदा कर्मी सरगना से संपर्क करते थे। सरगना दलाल के माध्यम से वहां 2 संविदा कर्मी दलाल से मिलकर डोनर को ब्लड बैंक में ले जाकर बिना लिखा पढ़ी के खून निकलवाकर दलाल को डोनर को सुपुर्द कर देते थे, जिसके बाद रकम को दलाल के माध्यम से सरगना तक भेज दिया जाता था। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज में मरीज, एम्बुलेंस माफिया और फिर खून माफिया का खेल भी उजागर हुआ था। दोनों मामले अलग अलग सामने आए थे, लेकिन दोनों के तार कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों की गिरोह के सदस्य एक दूसरे से परिचित थे। साथ ही इनके साथ काम करने वाले ठेले वाले भी एक ही हुआ करते थे। ठेले वाले रुपए के लालच में मरीज को बाहर बेचने के लिए एम्बुलेंस वालों को खोजता था, वहीं खून माफिया के लिए डोनर की तलाश करते थे। पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिलने के बाद लगभग 27 प्राइवेट एम्बुलेंस को पकड़कर सीज किया गया था। एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने इसे लेकर बयान भी जारी किया था। मनोज अवस्थी ने कहा था कि फिलहाल 6 आरोपियों को जेल भिजवाया जा चुका है। इसके साथ ही गिरोह में शामिल कुछ लोगों का नाम भी साझा किया था। बता दें कि खून से जुड़े स्कैम पूरे भारत में बहुत बड़े स्तर पर नजर आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो मामला सामने आया था वो चौंकाने वाला था। रेड क्रॉस ब्लड बैंक में कोरोना काल के दौरान 800 यूनिट ब्लड का घोटाला हुआ था। इस पर एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही जांच भी बैठी, जिसमें सुपरवाइजर आसिफ खान और लैब टेक्नीशियन मनोज टंडन को आरोपी बनाया गया था। इसके साथ ही रेड क्रॉस के 2 कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके साथ ही एक अकाउंटेंट राजेश मिश्रा का भी नाम सामने आया था। जानकारी के अनुसार अकाउंटेंट राजेश और सुपरवाइजर आसिफ ही इस स्कैम का मुख्य आरोपी था। वहीं लैब टेक्नीशियन मनोज टंडन का भी इस पूरे मामले में नाम आने से विभाग में खलबली मच गई। मनोज ने जांच में बताया था कि राजेश और आसिफ के कहने पर वह ब्लड बैंक में सिर्फ पैसे लेने गया था। उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये पैसा घोटाले का है। बता दें कि यूपी के ललितपुर का ताजा मामला, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी 2015 में ऐसा मामला हो चुका है। पूरा मामला जिला के ईसाई मिशन अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची से जुड़ा था। जानकारी के अनुसार 6 वर्षीय मासूम शान की अचानक हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। चिकित्सकों ने बच्ची के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पाया कि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की भारी कमी है। इसके बाद खून की पूर्ति के लिए परिजनों ने जब ब्लड बैंक से संपर्क किया तो ब्लड बैंक का कर्मचारी काफी टाल मटोल करता दिखा। जब इसकी सूचना परिजनों ने अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टरों को दी तो उन्होंने भी स्थिति का हवाला देते हुए अनुरोध किया, जिस पर कर्मचारी भड़क गया और चिकित्सक को भला बुरा कहने लगा। यहां तक कि उसने गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती ना करने तक की नसीहत दे डाली। जिसके बाद डीएम इस मामले में जांच शुरू करते हुए कर्मचारी पर कठोर कार्रवाई की। अब सवाल यह है कि ब्लड बैंक से जुड़ी यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व भी कई मामले प्रकाश में आए हैं जिसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन जब से योगी सरकार ने कमान संभाली है स्थिति में सुधार हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।